सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, NAC A++, PIMR इंदौर, प्राइड ऑफ सेंट्रल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो डिकोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले इजराइल ने दावा किया है कि ईरान के आसमान पर उसकी वायुसेना का कब्जा हो चुका है। आज हम आपको दिखाएंगे कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में अब तक किसका पलड़ा भारी है, किसके दावे सही हैं। इस बीच ईरान ने एक और दावा किया है कि अगर जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ईरान की तरफ से इजराइल पर न्यूक्लियर हमला कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा दावा है ईरान का। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, यह बॉम्ब इस्तेमाल हो सकता है इस युद्ध में। प्रधानमंत्री नेतन्याहू वर्षों से यह बात कहते आ रहे हैं कि ईरान और पाकिस्तान दो ऐसे कट्टरपंथी इस्लामिक देश हैं जिनके न्यूक्लियर हथियारों से पूरी दुनिया को खतरा है, क्योंकि ये देश कभी भी आतंकवादियों के साथ मिलकर धर्म के नाम पर अपने न्यूक्लियर हथियारों का दुरुपयोग कर सकते हैं। आज हमारा सवाल यह है कि क्या अब समय आ चुका है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर पूरी दुनिया कड़ी निगरानी रखे, या फिर पाकिस्तान से वो न्यूक्लियर हथियार अब वापस ले लिए जाए। इसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे आजकल बोइंग के बुरे दिन चल रहे हैं। आज लंदन से चेन्नई आ रहे ब्रिटिश एयरवेज के एक और बोइंग ड्रीमलाइनर विमान को तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसी तरह एयर इंडिया के एक बोइंग ड्रीमलाइनर विमान में तकनीकी खराबी के कारण उस फ्लाइट को भी वापस लौटना पड़ा। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय बोइंग कंपनी पूरी दुनिया के निशाने पर होनी चाहिए थी, ऐसे में सोशल मीडिया पर स्वयंभू एविएशन एक्सपर्ट्स की बाढ़ सी आ गई है, जो हर जगह जाकर अपनी राय दे रहे हैं और ये लोग बोइंग को बचाने के लिए खुद को नीचे गिराते जा रहे हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर आपके लिए यह है कि इजराइल का दावा है कि उसने अपने से 75 गुना बड़े देश ईरान के ज्यादातर एयर स्पेस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और राजधानी तेहरान के ऊपर इस समय इजराइल के लड़ाकू विमान खुलकर उड़ान भर रहे हैं पूरी आजादी के साथ, और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी दावा किया है कि इस युद्ध में इजराइल जीत के बहुत करीब है और वो अपने सभी उद्देश्यों को जल्द पूरा कर लेंगे। חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד למשטר הנפשע של איראן, שמטרגט את האזרחים שלנו ובא להרוג ילדים ונשים, אנחנו אומרים להם, אזרחי טהרן ותושבי טהרן, תתפנו, ואנחנו פועלים. אנחנו בדרך להשיג ניצחון, והדבר הזה נרכש בזכות הטייסים הגיבורים שלנו, צוותי הקרקע הנפלאים שלנו. הם עושים עבודה מדהימה. אני מצדיע לכם. כל אזרחי ישראל מזיעים לכם, ואני רוצה להגיד לכם, רבים בעולם. ईरान भी यही बात कह रहा है कि वो अपने मिसाइल हमलों को जारी रखेगा और उसने अब से कुछ घंटे पहले इजराइल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिनमें 12 लोग मारे गए हैं और यूएस एम्बेसी के दफ्तर को भी इसमें नुकसान पहुंचा है। جنگ روانی دشمن ایجاد خواهد شد و همراهی و اعتماد به مسئولان
आज इस युद्ध का चौथा दिन है और अब तक इस युद्ध में इजराइल से ज़्यादा ईरान को नुकसान पहुंचा है। ईरान के 224 लोग मारे गए हैं और 1,500 लोग घायल हुए हैं, जबकि इजराइल के 24 लोग मारे गए हैं और 592 लोग घायल हुए हैं। तो यहाँ आप देख लीजिए 224 मौत हुई हैं ईरान में और 24 लोगों के मारे जाने की खबर है इजराइल में। घायल हैं ईरान में 1500 और इजराइल में घायलों की संख्या है 592। अनुमान है कि ईरान को 4 दिनों में ही 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, जबकि इजराइल को अभी तक 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ईरान के 4 न्यूक्लियर साइट्स, तेहरान का मिलिट्री हेडक्वार्टर, 3 एयर बेस और 120 मिसाइल लॉन्चर्स को इजराइल ने नष्ट कर दिया है, जबकि ईरान ने इजराइल के सैन्य ठिकानों से ज्यादा टेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है और अब तक इस युद्ध में इजराइल का एक भी सैन्य अधिकारी मारा नहीं गया है, जबकि ईरान के 20 टॉप मिलिट्री कमांडर्स और जनरल इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। ईरान ने इजराइल में मोसाद के एक दफ्तर और एक एयरबेस को भी अपना निशाना बनाया है, जबकि इजराइल ने ईरान के मिलिट्री कमांड सेंटर, हेडक्वार्टर और उसके साथ उनकी सबसे बड़ी ऑयल गैस फील्ड पर भी हमले किए हैं। अब आप हमारे साथ इस युद्ध की टाइमलाइन को समझिए। इस युद्ध की शुरुआत 13 जून को उस समय हुई जब इजराइल के 200 लड़ाकू विमानों और 200 से ज़्यादा ड्रोन्स ने ईरान के 100 से ज़्यादा ठिकानों को अपना निशाना बनाया। इस हमले में ईरान के 4 बड़े न्यूक्लियर साइट्स, 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स और 20 मिलिट्री कमांडर और जनरल्स मारे गए। इनमें ईरान के सेना प्रमुख और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के चीफ और डिप्टी चीफ भी शामिल थे, जो एक मिलिट्री हेडक्वार्टर में उस समय बैठक कर रहे थे। इस हमले के बाद 13 जून को ही देर रात ईरान ने इजराइल के अलग अलग शहरों पर 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा कॉम्बैट ड्रोन से हमला किया और टेल अवीव में रिहायशी इमारतों को भी अपना निशाना बनाया। ये तस्वीरें अब जो आप देखेंगे ये लेबनान के एक गांव की हैं जो इजराइल के बिल्कुल बॉर्डर पर है और उस दिन जब ईरान की मिसाइलें इजराइल के शहरों को निशाना बना रही थी, उस समय लेबनान के लोग एक खास वाद्य यंत्र बजाकर इसका जश्न मना रहे थे। वो भी देखिए। ईरान ने इस हमले को इस्लाम धर्म से भी जोड़ दिया है और इस हमले का नाम रखा है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। इस्लाम धर्म में ट्रू प्रॉमिस का मतलब कयामत के दिन से होता है। इससे पहले इजराइल ने भी अपने ऑपरेशन का नाम द राइजिंग लायन रखा था, जो बाइबल से लिया गया है और यहूदी धर्म में बाइबल सबसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। यानी दोनों देश अपने अपने धर्म को आधार बनाकर एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं। यह भी दुनिया को देखना चाहिए कि इस युद्ध के पीछे दोनों देश अपने अपने धर्म के पीछे हैं, अपने धर्म की आड़ लेकर लड़ रहे हैं, अपने धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। एक इस्लाम के नाम पर लड़ रहा है और दूसरा यहूदी धर्म के नाम पर। इस हमले के बाद 14 जून, 15 जून और आज 16 जून को अलग अलग चरणों में इजराइल ने ईरान में 4 बड़े हमले किए हैं, जबकि ईरान ने भी इन सभी हमलों का लगातार जवाब दिया है। यहां 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, इजराइल ने अब तक इस युद्ध में किसी और देश की मदद नहीं ली है। वो अकेले अपने दम पर इस युद्ध को लड़ रहा है।
जबकि ईरान ये युद्ध अपने सहयोगियों की मदद से लड़ रहा है। ईरान खुद भी हमले कर रहा है और उसे समर्थन देने वाला यमन का हूती संगठन भी इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। और चीन ने भी ईरान को खुला समर्थन दिया है। ईरान ने लंबी दूरी की जिन बैलिस्टिक मिसाइल्स से इजराइल के शहरों पर हमला किया, उन मिसाइल्स को विकसित करने के लिए ज़रूरी सामान, ज़रूरी मटेरियल चीन ने ही दिया है। इसके अलावा चीन ने यूनाइटेड नेशंस में भी ईरान के हमलों को आत्मरक्षा का अधिकार बताया है और ईरान के हमलों का समर्थन किया है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जब भारत ने इसी तरह आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था, तब चीन ने संयुक्त राष्ट्र में इस तरह की बातें तब नहीं कही थी। इस युद्ध पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी अभी बटा हुआ है। पश्चिमी मीडिया में जो खबरें आ रही हैं उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि अब तक के युद्ध में इजराइल की सेना ईरान पर भारी पड़ रही है, जबकि ईरान, चीन और रशिया का मीडिया यह दावा कर रहा है कि इजराइल अब बैकफुट पर आ गया है। तो इसे आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी कह सकते हैं, जिसमें यह पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आखिर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, युद्ध की असली स्थिति क्या है, क्योंकि दोनों ही देश अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं और उन देशों के जो समर्थक देश हैं और उन समर्थक देशों का जो मीडिया है वो भी इन दावों को लोगों तक पहुंचा रहा है। और इस युद्ध में ये ज्यादा मायने रखता है कि किस तरफ से खबरें और सूचनाएं ज्यादा प्रभावी ढंग से आ रही है। आपने देखा होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ था, उस समय भी ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा था। रशिया की तरफ से जो खबरें थी वो बहुत कम आ रही थी, सूचनाएं बहुत कम आ रही थी और ज्यादातर जो पश्चिमी मीडिया है वो सिर्फ यूक्रेन का पक्ष ही ज्यादा दिखा रहा था। एक और बड़ी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जो चीजें भारत के साथ हुई, अब वही चीजें इस युद्ध में इजराइल के साथ हो रही है। इजराइल ने ईरान के एयर स्पेस पर कब्जा कर लिया और उसकी मिलिट्री की टॉप लीडरशिप को समाप्त भी कर दिया। लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह खबर ज्यादा चल रही है कि ईरान ने इजराइल के 3 लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया और यह इजराइल की एक बहुत बड़ी हार है। और यह सब भी तब हो रहा है जब अभी तक इन लड़ाकू विमानों के नष्ट होने की पुष्टि नहीं हुई है। ईरान दावा कर रहा है कि उसने अब तक इजराइल के 3 F-35 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और ये F-35 लड़ाकू विमान 5th जनरेशन के स्टेल्थ लड़ाकू विमान हैं और इजराइल ने ये विमान अमेरिका से लिए हैं। और चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने इसे एक बहुत बड़ी खबर बना दिया है और दुनिया में अब F-35 ट्रेंड कर रहा है। तो दुनिया यह आंकने की कोशिश कर रही है कि इजराइल के 3 F-35 अगर मार गिराए गए हैं तो इसका मतलब यह है कि इजराइल हार रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह भी है जो आज आपको देखनी होगी कि इस युद्ध में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका में बना हुआ F-35 विमान जो है उसे मार गिराया गया। अमेरिका दावा करता है कि यह ऐसा विमान है, इतना आधुनिक है कि इसे मार गिराना लगभग असंभव है। इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के युद्ध में आपको याद होगा लोग ये दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने भारत के रफाल फाइटर जेट्स को मार गिराया है और पूरी दुनिया में यह कहा जा रहा था कि रफाल फाइटर जेट्स की जो गुणवत्ता है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि रफाल इतना बढ़िया एयरक्राफ्ट है नहीं जितना दावा किया जा रहा है, इसीलिए पाकिस्तान ने भी उसे मार गिराया। अब F-35 के बारे में भी यही कहा जा रहा है। अब आप सोचिए, अगर फ्रांस का रफाल गुणवत्ता में कमजोर है, अगर अमेरिका का F-35 कमजोर है और इसे भी मार गिराया जा सकता है, तो पूरी दुनिया में जो हथियारों का बाजार है, फाइटर जेट्स का जो बाजार है, उसमें किसको फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा होता है चीन को, क्योंकि चीन ये पूरी कोशिश कर रहा है कि पश्चिमी देशों के जो फाइटर जेट्स हैं उन्हें बदनाम किया जाए, उन्हें कमजोर साबित किया जाए और दुनिया को यह बताया जाए कि उन्हें अब चीन से हथियार लेने चाहिए। सोचिए, भारत की तरह यहां भी कुछ लोग और देश यही देखना चाहते हैं कि ईरान ने इजराइल के कितने लड़ाकू विमानों को नष्ट कर दिया और ऐसा करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि इजराइल इस युद्ध में हार गया क्योंकि उसके 3 विमान नष्ट कर दिए गए हैं। अगर ये सच है तो भी, हालांकि यहां भारत और इजराइल में एक अंतर यह है कि इजराइल के विपक्षी नेता
उनकी अंदरूनी राजनीति में ईरान के दावों को सच मानकर अपनी सेना से उस तरह के सवाल नहीं पूछ रहे जैसे भारत के विपक्षी नेता भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूछ रहे थे या आज भी पूछते हैं। आपने देखा होगा भारत में तो पूरी की पूरी एक लॉबी है जो पाकिस्तान के नुकसान के बारे में नहीं पूछती। वो ये पूछती है कि ये बताइए भारत को कितना नुकसान हुआ। वो पाकिस्तान के फाइटर जेट्स कितने मारे गए ये नहीं पूछती। उसकी दिलचस्पी ये है कि भारत के कितने फाइटर जेट्स गिरे हैं, हमें तो ये जानना है। तो ये जो संकट है ये इजराइल जैसे देश के सामने नहीं है। लेकिन यहां एक और आपने अंतर देखा होगा, इजराइल जो भी कर रहा है, जो हमले कर रहा है, जब उनके फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं, जब हमले करते हैं, उन सब का वीडियो और तस्वीरें इजराइल की सेना बनाती है और हर हमले के साथ साथ सबूत भी देती जा रही है। अब आप ये देखिए कि इस युद्ध में इजराइल की नई रणनीति क्या है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल गैस फील्ड के ऊपर मिसाइलें दागी हैं और इसे साउथ पार्स कहते हैं। यह गैस फील्ड कतर के पास फारस की खाड़ी में मौजूद है और यहां से हर दिन 3,400 करोड़ क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का उत्पादन होता है। यह ईरान में कुल नेचुरल गैस के उत्पादन का 66% है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है, उसकी कमर को तोड़ना चाहता है। उसी गैस फील्ड पर उसने हमला कर दिया। दूसरा, इस गैस फील्ड में ईरान और कतर साथ मिलकर काम करते हैं और कतर वो देश है जो भारत को भी सबसे ज्यादा नेचुरल गैस का निर्यात करता है। इसलिए नेचुरल गैस के फील्ड पर हमला होने से इसकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है और इसके कारण कई देशों में महंगाई बढ़ सकती है। तो यह मत समझिएगा कि इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, इसका आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा या दुनिया पर असर नहीं होगा। हर देश पर असर होगा, आप पर भी इसका असर होगा। तीसरी बात, ईरान पर अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसके कारण इस गैस फील्ड को फिर से चालू करना ईरान के लिए अब आसान नहीं होगा। और आखिरी बात यह कि इससे ईरान में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और ईरान के लोग इस मुद्दे पर अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब देश में बिजली नहीं रहेगी, लोग बिना बिजली के परेशान होने लगेंगे, तो उनके सब्र का बांध धीरे धीरे टूट जाएगा और वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हो जाएंगे। यानी इससे इजराइल को ईरान के लोगों में वहां की सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। और इजराइल की नई रणनीति यही है जिसमें वो ईरान के आम लोगों को ईरान की सरकार के खिलाफ ही भड़काकर सड़कों पर लाना चाहता है और इसी वजह से उसने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ईरान के लोगों से यह अपील कर रहे हैं कि वो आयतुल्लाह खamenei के मौजूदा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करें, अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंकें और जब इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है तब वो उसकी मदद से अपनी इस सरकार को उखाड़ फेंके, जिसने धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा दिया है और ईरान के लोगों की भलाई के लिए अभी तक ईरान की सरकार ने, वहां के रिजीम ने कुछ नहीं किया है, ये इजराइल का कहना है। तो अब जो लोग ईरान में ऐसे हैं जो मौजूदा सरकार के खिलाफ हैं, वो हो सकता है कि इजराइल के साथ आ जाए। अब आप ये समझिए कि यह युद्ध ज्यादा समय तक क्यों नहीं चल पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि रशिया और यूक्रेन, इजराइल और गाजा या भारत और पाकिस्तान के युद्ध को जब आप देखें तो इन सभी युद्धों में इन देशों की सीमाएं एक दूसरे से लगी हुई है। ये सारे जो अभी तक हमने युद्ध देखे हैं, चाहे भारत पाकिस्तान का होगा, रशिया यूक्रेन का होगा, इजराइल गाजा हमास का होगा, ये सब देशों की सीमाएं एक दूसरे से लगी है। लेकिन ये युद्ध अलग कैसे है? ये युद्ध अलग इसलिए है क्योंकि इस बार जिन दो देशों के बीच युद्ध हो रहा है ये पड़ोसी देश नहीं है। इजराइल और ईरान के युद्ध में इन दोनों देशों के बीच कम से कम 1000 किलोमीटर की दूरी है। 1000 किलोमीटर की दूरी बहुत होती है। जब इतनी दूरी से दो देश आपस में युद्ध लड़ते हैं तो यह युद्ध हवा में लड़ा जाता है, क्योंकि जमीन पर तो आप इतनी दूर पहुंच ही नहीं पाएंगे, बीच में और कई सारे देश हैं, और हवा में फाइटर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन से एक दूसरे पर हमले किए जाते हैं। किसी भी देश के पास फाइटर जेट्स और मिसाइलें सीमित संख्या में होती हैं और इनमें भी जो लंबी दूरी की मिसाइलें होती हैं उनकी जो
संख्या है वो तो काफ़ी सीमित होती है और हर देश इस बात को जानता है कि वो लगातार दुश्मन देश के खिलाफ लंबी दूरी की मिसाइलें हर रोज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए इस युद्ध में भी इजराइल और ईरान दोनों देशों की रणनीति बिल्कुल अलग है। इजराइल लंबी दूरी की कम मिसाइलें होने के कारण अपने लड़ाकू विमानों को ईरान में भेजकर, उसके एयर स्पेस में भेजकर ईरान पर हमले कर रहा है, क्योंकि इजराइल अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके पास संख्या भी बहुत कम होगी, लिमिटेड संख्या होगी। वो अपनी मिसाइलों को बचा रहा है और यह काम वो कर रहा है अपने फाइटर जेट्स के जरिए। 1000 किलोमीटर दूर, 2000 किलोमीटर के रेंज में वो अपने फाइटर जेट्स को भेज रहा है और फाइटर जेट्स हमले कर रहे हैं, जबकि ईरान अपनी सीमा से इजराइल पर लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है वहीं बैठे बैठे, और मोसाद और इजरायली सेना के ठिकानों को वो निशाना बना रहा है, उन पर हमला कर रहा है। उसे पता है कि अगर इजराइल की सेना के हेडक्वार्टर्स को नष्ट कर दिया, मोसाद के हेडक्वार्टर को नष्ट कर दिया, तो उनकी भी रीढ़ टूट जाएगी। इसका एक कारण यह है कि ईरान पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं और वो लेटेस्ट सीरीज के लड़ाकू विमान दुनिया के किसी भी देश से खरीद नहीं सकता, इसलिए उसके पास आधुनिक फाइटर जेट्स हैं ही नहीं। ईरान के पास जो सबसे आधुनिक विमान है इस समय वो है MiG-29, जो रशिया का बना हुआ है, और ये आज से 35 साल पहले उसने खरीदा था। ईरान ने रशिया से सुखोई सीरीज के भी कुछ नए लड़ाकू विमान खरीदे हैं, लेकिन अभी तक इनकी डिलीवरी नहीं हुई है। ईरान अभी वेटिंग लिस्ट में है और यही वजह है कि फाइटर जेट से युद्ध के मामले में ईरान अभी पिछड़ रहा है और इस वक्त वो पूरी तरह से सिर्फ लंबी दूरी की मिसाइलों पर निर्भर है। वो अपने देश से लंबी दूरी की मिसाइलें दाग रहा है इजराइल के ऊपर, फाइटर जेट से लड़ाई वो नहीं लड़ सकता। इसके अलावा सीमित और कम मिसाइलें होने के कारण ईरान के हमलों की गति युद्ध बढ़ने के बाद भी और ज्यादा धीमी हो गई है। ईरान के हमले बढ़ नहीं रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। 13 जून की रात को ईरान ने 150 से ज्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया था, जबकि शनिवार और रविवार को उसने 2 हमलों में 35 से 40 मिसाइलों का इस्तेमाल किया और आज भी उसने 50 से कम मिसाइलों से हमला किया है इजराइल के ऊपर। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का कहना है कि ईरान के पास कुल मिलाकर लगभग 3000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, 3000, और इसलिए हो सकता है कि अब वो इजराइल पर कम मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये संख्या उसके पास कम होती जा रही है और वो जानता है कि इन मिसाइलों को बहुत सोच समझकर उसे इस्तेमाल करना होगा। संख्या बहुत ही सीमित है, सिर्फ 3000 है। अब हम कह नहीं सकते कि इन 3000 में से भी उसके पास कितनी बची होंगी, और ईरान जल्द से जल्द सीज फायर की कोशिश करेगा कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। इससे पहले कि हमारी मिसाइलें खत्म हो, उससे पहले यह युद्ध खत्म हो जाए। ईरान ने अब तक मुख्य रूप से 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। इनमें एक है इमाद, जिसकी मारक क्षमता 1700 किलोमीटर है। दूसरी है खैबर शेकन और इसकी मारक क्षमता है 1450 किलोमीटर। तीसरी है फतह 1, जिसकी मारक क्षमता 1400 किलोमीटर है। और चौथी बैलिस्टिक मिसाइल है हज कासिम और इसकी मारक क्षमता है 1400 किलोमीटर और ये 500 किलोग्राम विस्फोटक के साथ दुश्मन पर हमला कर सकती है। संक्षेप में कहें तो बाकी युद्धों की तरह यह युद्ध छोटा तो होगा, लेकिन इसके साथ ही यह निर्णायक भी हो सकता है, क्योंकि इजराइल यह युद्ध ईरान की सरकार और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ लड़ रहा है और इसी वजह से वो पूरी क्षमता के साथ अपनी वायुसेना का इस्तेमाल कर रहा है। और ईरान के पास जो भी उसके न्यूक्लियर साइट्स हैं, उसके न्यूक्लियर वैज्ञानिक हैं, जहां जहां भी उसके पास न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहां वहां इजराइल हमले कर रहा है, ताकि अब आने वाले भविष्य में ईरान कभी भी न्यूक्लियर हथियार बना ही ना सके। 13 जून को इजराइल की वायुसेना ने 200 लड़ाकू विमानों के साथ ईरान के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया था, जबकि इजराइल के पास कुल लड़ाकू विमानों की संख्या ही 240 है। यानी इस हमले में इजराइल ने अपने लगभग 85% लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर लिया। यह भी आप देखिए, अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। अब आप यह देखिए कि इजराइल के लड़ाकू विमान जॉर्डन, सीरिया और इराक जैसे देशों को पार करते हुए ईरान में हमला करने के लिए कैसे पहुंच गए। बहुत सारे लोगों को यह शक होगा और वो सोचेंगे कि
इजराइल के लड़ाकू विमान जब इजराइल की सीमा से ईरान की तरफ निकले तो बीच में इतने सारे देश पड़ते हैं, इतने सारे देशों को पार करते हुए उनके विमान ईरान तक पहुंचे कैसे? तो इजराइल के लड़ाकू विमानों ने ईरान के मशाद एयरबेस पर हमला किया, जो उसकी सीमा से 2300 किलोमीटर दूर है। जरा सोच कर देखिए, यानी इस एयरबेस पर हमला करने के लिए इजराइल के लड़ाकू विमानों ने 4600 किलोमीटर का सफर तय किया होगा, जबकि उसके पास जो लड़ाकू विमान है वो एक बार में इतनी लंबी दूरी तय ही नहीं कर सकते। F-35 विमान एक बार में 2200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। F-16 2500 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर इजराइल के लड़ाकू विमान अपनी सीमा से ईरान पर हमला करने के लिए आ रहे हैं तो हवा में ही उन्हें बीच में रिफ्यूलिंग करनी होगी, और उनकी रिफ्यूलिंग हो रही होगी, यानी बीच में ही फ्यूल उन्हें लेना पड़ रहा है कहीं पर। और इजराइल ने इस मिड एयर रिफ्यूलिंग के वीडियो जारी किए हैं। इनमें एक वीडियो में F-16 विमान सीरिया के आसमान में दिख रहा है और वहां वो दूसरे विमान की मदद से बीच हवा में ईंधन भर रहा है। जो लोग ये सोचते हैं कि इजराइल के लड़ाकू विमान जॉर्डन, सीरिया या इराक के हवाई अड्डों से हमला करने के लिए आ रहे हैं, वो लोग गलत हैं, क्योंकि इजराइल और इन देशों की सरकारों ने खुद इस बात से इनकार किया है। इस युद्ध का अब यह देखिए कि आपके ऊपर क्या असर हो सकता है। भारत, इजराइल और ईरान दोनों देशों के 5 सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स में से एक है। भारत इजराइल से पेट्रोलियम पदार्थ और ईरान से नेचुरल गैस खरीदता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल और नेचुरल गैस की कीमतों में वृद्धि हो सकती है और इस वृद्धि का असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। इससे भारत में महंगाई बढ़ सकती है। इसके अलावा भारत ईरान को गेहूं, चावल, दाल, चीनी और दवाइयों का निर्यात करता है। हम ईरान को ये सब बेचते हैं और अगर ये निर्यात प्रभावित हुआ तो भारत के किसानों को इसका नुकसान हो सकता है। ईरान में भारत ने काफी ज्यादा पैसा निवेश किया हुआ है और ईरान के चाबहार बंदरगाह को भी भारत ही विकसित कर रहा है, जिससे ईरान में युद्ध की परिस्थितियां भारत के लिए भी शुभ नहीं है। ईरान में भारत के 10,000 नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें छात्रों की संख्या ज्यादा है, जबकि इजराइल में भी भारत के 18,000 नागरिक फंसे हुए हैं, जिनसे संपर्क करने की कोशिश इस समय हो रही है और भारत इन सब को ईरान और इजराइल में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह रहा है। इस बार एक अलग चीज यह हुई कि यूरोप के देश इस युद्ध में खुलकर इजराइल का साथ नहीं दे रहे और पेरिस एयर शो में इजराइल के हथियारों की प्रदर्शनी पर भी अब रोक लगा दी गई है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ईरान को युद्ध रोकने की धमकी दी थी, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान और इजराइल को सीज फायर के लिए तैयार कर लेगा। Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out. But we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. आज एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर कड़ी निगरानी रखी जाए और फिर उससे ये न्यूक्लियर हथियार एक दिन वापस भी ले लिए जाएं या इन्हें नष्ट कर दिया जाए। और ये बात आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए। ईरान के मेजर जनरल मोहसिन रेज़ई ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को यह भरोसा दिलाया है कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान भी ईरान की तरफ से इजराइल पर अपने न्यूक्लियर हथियारों से हमला कर देगा। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی. तो ईरान के एक जनरल ने यह बहुत बड़ी बात कही है और आपने सुन लिया होगा उन्होंने क्या कहा है। अगर इजराइल ने न्यूक्लियर हमला किया ईरान पर तो पाकिस्तान ईरान को बचाने के लिए आएगा
और पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल ईरान की तरफ से इजराइल पर करेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ईरान की तरफ से आए इस बयान को खारिज किया है और कहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार सिर्फ पाकिस्तान के लिए हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। 1970 के दशक में जब पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियारों को विकसित कर रहा था, उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो और जनरल जियाउल हक ने कहा था कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब इस्लामिक बॉम्ब होंगे जो पूरी दुनिया में इस्लाम धर्म को मानने वाले देशों की रक्षा के लिए होंगे। इस आधार पर अगर देखें तो ईरान के इस जनरल ने जो बात कही है उसमें काफी हद तक सच्चाई हो सकती है। ईरान एक मुस्लिम देश है जहां 99.4% आबादी मुसलमानों की। हो सकता है कि 96% मुस्लिम आबादी वाले देश पाकिस्तान ने ईरान को यह भरोसा दिया हो कि वो जरूरत पड़ने पर ईरान को अपने न्यूक्लियर हथियार दे सकता है, और यह पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए। वैसे भी ईरान और पाकिस्तान के बीच जो संबंध हैं वो पूरी दुनिया जानती है। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही एक अकेला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर हथियार है, जबकि पाकिस्तान में आतंकवाद की न जाने कितनी सारी दुकानें हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद का समर्थन करने के लिए 3 बार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। पहली बार वर्ष 2008 से 2010, दूसरी बार 2012 से 2015 तक, तीसरी बार वर्ष 2018 से 2022 तक। नेटो संगठन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवादियों के 100 से ज्यादा बड़े कैंप्स हैं। 100 तो उन्होंने लिखे हैं, जिन्हें टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स कहते हैं। ये आतंकवादियों के मुख्यालय हैं। वर्ष 2019 की यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में ऐसे 126 आतंकवादियों को शरण मिली हुई है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया है। और वर्ष 2020 में खुद पाकिस्तान ये मान चुका है कि दुनिया के 19 बड़े और कुख्यात आतंकवादी उसके देश में रहते हैं। और अमेरिका में हुए 9/11 हमले का आतंकवादी उसामा बिन लादेन भी वर्ष 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में ही मिला था और वहीं पर मारा गया था। पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया को सबसे बड़ा खतरा मानती है और कहती है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार होना वैश्विक शांति के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन सच्चाई यह है कि नॉर्थ कोरिया से ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान है। नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार बनाने का फॉर्मूला पाकिस्तान ने ही बेचा था। उस समय वर्ष 1990 से 2000 के बीच नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच एक डील हुई, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल बनाने का फॉर्मूला दिया और पाकिस्तान ने बदले में नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार बनाने का फॉर्मूला दे दिया। इसके अलावा पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले साइंटिस्ट अब्दुल कादिर खान ने वर्ष 2004 में खुद ये स्वीकार किया कि नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर फॉर्मूला बेचने के लिए पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ ने $3 मिलियन यानी आज के हिसाब से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। नॉर्थ कोरिया के अलावा पाकिस्तान ने ईरान और लीबिया जैसे देशों को भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेची और उस जमाने में वर्ष 2003 में एक जहाज भी पकड़ा गया था जिसमें पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार बनाने का सामान लीबिया को भेज रहा था और बाद में दुनिया के दबाव में लीबिया ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को स्वयं ही नष्ट कर दिया था। आज बड़ा सवाल फिर से यही है कि जिस देश ने नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियार की टेक्नोलॉजी बेची, ईरान को बेची, यहां तक कि लीबिया जैसे देश को भी बेची, उस देश का परमाणु शक्ति बन जाना दुनिया के लिए कितना खतरनाक और चिंताजनक है और दुनिया पाकिस्तान को एक खतरा आज भी क्यों नहीं मान रही। आज जो देश नॉर्थ कोरिया को मानवता और दुनिया की शांति के लिए खतरा बताते हैं, वही देश नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर हथियारों की टेक्नोलॉजी बेचने वाले पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। इसी साल मई 2025 में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन यानी लगभग 8,500 करोड़ रुपए लोन के रूप में दिए। मई 2025 में भी IMF ने क्लाइमेट चेंज के नाम पर पाकिस्तान को $1.4 बिलियन देने का वादा किया। इसी साल वर्ल्ड बैंक ने अगले 10 वर्षों में पाकिस्तान को $40 बिलियन यानी 3.5 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज देने का ऐलान किया है।
और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी इसी साल पाकिस्तान के लिए 800 मिलियन यूएस डॉलर्स का लोन मंजूर किया है। और खुद पाकिस्तान ने अपने इस साल के वार्षिक बजट में ऐलान किया है कि वो 20 मिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा पैसा सिर्फ लोन और उधार लेकर इकट्ठा करेगा। लेकिन सोचिए, एक देश जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, जो पहले भी कई बार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच चुका है, जहां आतंकवादियों के एक नहीं सैकड़ों कैंप्स हैं, जहां कुख्यात आतंकवादियों को शरण मिली हुई है, जहां आतंकवादी और सेना मिलकर काम करते हैं, एक साथ अलग अलग समारोह में दिखाई देते हैं, एक साथ जश्न मनाते हैं, एक साथ भारत से लड़ते हैं, और जो अपने न्यूक्लियर बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब मानता है, क्या ऐसे देश को ये सारे लोन और आर्थिक मदद मिलनी चाहिए? जबकि पूरी दुनिया जानती है कि वो इस सारे पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए करता है, आतंकवादियों को पालने पोसने के लिए करता है, हथियार खरीदने के लिए करता है। और ऐसा नहीं कि ये सारी बातें अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश जानते नहीं। वर्ष 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में यह लिखा था कि जब अमेरिका और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई तो पाकिस्तान ने कहा कि वो 4 स्थितियों में इन हथियारों का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। कब कब करेगा भारत के खिलाफ? अगर भारत पाकिस्तान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर ले तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करेगा। अगर पाकिस्तान की सेना खत्म होने लगे तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था खतरे में आ जाए तब भी न्यूक्लियर बॉम्ब इस्तेमाल कर देगा भारत के ऊपर। और भारत के हमलों से पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता अगर पैदा हो जाए तो भी वो परमाणु बम भारत के ऊपर फेंकेगा। वर्ष 2015 में पाकिस्तान के उस वक्त के विदेश सचिव ने भी यह माना कि पाकिस्तान टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स विकसित कर रहा है, जिसका मतलब है ऐसे परमाणु हथियार जो सिर्फ छोटे से युद्ध क्षेत्र में दुश्मन को खत्म करने के लिए होते हैं। और इस साल 6 मई को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आया तो इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। और इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया से भी ज्यादा खतरनाक देश है। वर्ष 1981 में इजराइल ने एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ओपेरा, और इसके तहत इजराइल की सेना ने इराक के न्यूक्लियर रिएक्टर्स को नष्ट कर दिया था। 2003 में अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों के दबाव में लीबिया ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को समाप्त कर दिया, अपने न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट कर दिया। और आज बड़ा सवाल यह है कि अब पाकिस्तान का नंबर कब आएगा? अगर लीबिया ऐसा कर सकता है, इराक ऐसा कर सकता है, आप यूक्रेन से यह करवा सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं करवा सकते? मौजूदा वक्त में दुनिया में परमाणु हथियारों की निगरानी के लिए कोई संस्था नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के खतरे को देखते हुए यह जरूरी है कि या तो संयुक्त राष्ट्र पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों की निगरानी करे, या इसके लिए एक अलग से दुनिया के बड़े बड़े देश मिलकर कोई व्यवस्था बनाए। और अमेरिका और पश्चिमी देश चाहें तो ये काम इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दे सकते हैं। और लीबिया ने भी ऐसा ही किया था। उसने इस एजेंसी को दुनिया के दबाव में आकर, अपने देश में आकर उसके न्यूक्लियर हथियारों की जांच करने की इजाजत दी थी। और पाकिस्तान में भी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एक एजेंसी ऐसी होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी, जो पाकिस्तान में घुसकर अब पहले तो उसके सारे न्यूक्लियर हथियारों का निरीक्षण करे और फिर उनके कंट्रोल को अपने हाथ में ले ले। पूरी दुनिया का जो भविष्य है, अगर उसे सुरक्षित रखना है तो पाकिस्तान को काबू में रखना बहुत आवश्यक है। यह सिर्फ भारत की बात नहीं है। अब हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइप्रस दौरे को आपके लिए डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या साइप्रस जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की को भी कोई संदेश दिया है। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जिनमें आज साइप्रस के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, और इसे कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस द थर्ड। प्रधानमंत्री को अब तक दुनिया के 22 देश अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दे चुके हैं, जिनमें सऊदी अरब, यूएई, रशिया, फ्रांस और इजिप्ट जैसे बड़े बड़े देश शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति भवन में इस सम्मान को ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ भारतीयों की क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। इससे पहले साइप्रस के प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ जो गिफ्ट्स भारत से लेकर गए थे उनकी भी काफी चर्चा वहां पर होती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति को एक कश्मीरी कालीन भेंट किया है जो कश्मीरी रेशम से बना है, और इसमें
भूरे, ब्राउन और लाल रंग के बॉर्डर हैं जो देखने में कोण और रोशनी के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। आप जैसे अलग अलग जगह से इसको देखेंगे ये अपना आकार और रंग बदलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की फर्स्ट लेडी को भी एक सिल्वर क्लच भेंट किया जिसे आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने बनाया है और इस पर मंदिरों और शाही कला से प्रेरित बहुत ही बारीक पुष्प डिजाइन उकेरे गए हैं। ये आप देख सकते हैं। आपको याद होगा पिछले महीने जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तब तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था, हमारा नहीं दिया। अपने हथियार और ड्रोन पाकिस्तान को दिए थे और युद्ध के बाद तुर्की ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी अपने देश में जमकर स्वागत किया था और उन्हें एक ऐसा मंच दिया जहां से पाकिस्तान ने न जाने कितने झूठ भारत के बारे में बोले। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस जाकर तुर्की को एक संदेश देने की कोशिश की है। साइप्रस एक आइलैंड देश है, आइलैंड कंट्री, जो भूमध्य सागर में तुर्की की सीमा से सिर्फ 470 किलोमीटर दूर है और इस देश के उत्तर पूर्वी हिस्से पर वर्ष 1974 से ही तुर्की का अवैध कब्जा है। तुर्की कहता है कि साइप्रस में टर्किश मुस्लिम्स की आबादी और संस्कृति है, इसलिए इस देश पर उसका कब्जा नैतिक और कानूनी रूप से सही है क्योंकि यहां रहने वाले जो मुसलमान हैं वो तुर्की के मुसलमान हैं जो सांस्कृतिक रूप से तुर्की से जुड़े हुए हैं। लेकिन दुनिया इस कब्जे को सही नहीं मानती। भारत समेत दुनिया के लगभग सभी देश ये मानते हैं कि तुर्की ने साइप्रस के इस इलाके पर अवैध कब्जा किया हुआ है और यह कब्जा भी तुर्की ने अपनी सेना के मदद से किया है। तुर्की बार बार पाकिस्तान को खुश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसी संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव में यह भी लिखा है कि साइप्रस की एकता का सम्मान होना चाहिए और जिस उत्तर पूर्वी साइप्रस पर तुर्की का कब्जा है उसे कोई भी देश मान्यता न दे। आज प्रधानमंत्री मोदी साइप्रस की ग्रीन लाइन पर भी गए जहां एक तरफ साइप्रस है और दूसरी तरफ तुर्की का नियंत्रण है, यानी तुर्की के नियंत्रण वाला क्षेत्र है। तो एक तरीके से आप सोच लीजिए ये वहां का एक बॉर्डर है, वहां की सीमा है जिसे ग्रीन लाइन कहते हैं और इस सीमा क्षेत्र में वो गए और बीच में यहां संयुक्त राष्ट्र का एक बफर जोन है। तो यहां प्रधानमंत्री मोदी ने तुर्की को साफ साफ संदेश देने की कोशिश की कि आज तुर्की के मीडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों की काफी चर्चा होती रहे। वो वहां पर गए हैं और तुर्की में भी इस बात की चर्चा हो रही है। साइप्रस दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 9,240 वर्ग किलोमीटर है और इसकी आबादी है सिर्फ 13 लाख। साइप्रस शुरुआत में एक ईसाई देश था जिस पर वर्ष 1571 में उस्मानिया सल्तनत का कब्जा हो गया और बाद में यहां मुसलमानों की आबादी बढ़ने लगी। 300 से ज्यादा वर्षों तक उस्मानिया सल्तनत ने साइप्रस पर शासन किया और बाद में पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन की जीत के बाद यह इलाका ब्रिटेन का गुलाम बन गया। फिर 1947 में जब भारत को आजादी मिली उसी दौर में अंग्रेजों ने साइप्रस को भी आजाद किया और वर्ष 1960 में साइप्रस एक स्वतंत्र देश बन गया। हालांकि साइप्रस के क्रिश्चियंस और मुसलमानों में तनाव पैदा हुआ और इसी तनाव ने इस देश को 2 टुकड़ों में बांट दिया। इनमें एक टुकड़ा तुर्की के नियंत्रण में चला गया जहां मुसलमान रहते हैं और दूसरे इलाके पर क्रिश्चियंस का प्रभाव रहा। यह स्थिति अविभाजित भारत के जैसी थी जिसमें भारत को भी धर्म के आधार पर 2 देशों में बांट दिया गया था, एक भारत और पाकिस्तान।
यहां एक और पॉइंट यह है कि भारत की आजादी के लिए ऐसा कहा जाता है कि हमें यह आजादी कांग्रेस के कुछ नेताओं की वजह से मिली है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस दौर में भारत आजाद हुआ उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने 10 से भी ज्यादा देशों को आजादी दी थी उसी दौर में, और वहां पर कांग्रेस पार्टी नहीं थी। यानी अंग्रेजों ने उस दौर में सिर्फ भारत को आजाद नहीं किया, और भी बहुत सारे अपने गुलाम देशों को उन्होंने आजाद कर दिया था। साइप्रस भारत के साथ अपने रिश्तों को बहुत खास मानता है, स्पेशल मानता है, और वर्ष 2006 में साइप्रस ने लेबनान युद्ध के दौरान वहां फंसे भारतीयों को निकालने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, और भारतीय नौसेना ने इसे ऑपरेशन सुकून का नाम दिया था। इसी तरह वर्ष 2011 में लीबिया के गृह युद्ध के दौरान भारतीयों को बाहर निकालने में साइप्रस ने मदद की थी, और इस ऑपरेशन को सेफ होम कमिंग का नाम तब दिया गया था। तो अब भारत साइप्रस से दोस्ती बढ़ाना चाहता है, साइप्रस की मदद करना चाहता है, साइप्रस को शायद हथियार भी देना चाहता है ताकि साइप्रस एक सक्षम देश की तरह तुर्की के सामने खड़ा रहे। तो कूटनीतिक लिहाज से भारत और साइप्रस की जो दोस्ती है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहने को तो साइप्रस एक छोटा सा देश है, लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अब अपने देश की राजनीति पर आते हैं। आजकल कई नेता फेक न्यूज फैलाने के लिए पत्रकारों और मीडिया को अक्सर निशाना बनाते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन जयराम रमेश जैसे नेता जो कांग्रेस पार्टी में महासचिव के पद पर हैं, कम्युनिकेशंस इंचार्ज और पार्टी के महासचिव हैं, वो अगर खुद किसी फेक न्यूज को आधार बनाकर भारत की विदेश नीति पर हमला करने लगे हैं, तब आप क्या कहेंगे? इस बार जयराम रमेश बिना होमवर्क किए एक फेक न्यूज के आधार पर कांग्रेस पार्टी की राजनीति चमकाने लगे। कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने एक खबर प्लांट की थी कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को अमेरिका के सेना दिवस की परेड में शामिल होने का न्योता मिला है। इस फेक न्यूज के आते ही जयराम रमेश ने इसे लपक लिया और मोदी सरकार को निशाना बनाने के लिए इस पर एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया। जयराम रमेश ने लिखा कि यह भारत के लिए कूटनीतिक और सामरिक झटका है, और उन्होंने भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी के दूसरे प्रवक्ताओं ने भी भारत की विदेश नीति को नाकाम बताकर डंका बजाना शुरू कर दिया। देखिए कैसे। अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है, उनको पनाह देती है। ये निर्दोष लोगों की हत्यारा है, ये असलियत है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध की लड़ाई में शानदार पार्टनर है। वो आगे ये भी कहते हैं कि भारत के साथ संबंधों की वजह से पाकिस्तान के साथ संबंध थोड़ी खराब कर लिए जाएंगे। ये डंका बज रहा है हमारा दुनिया में। मंडली ये अचीव करके आई है वहां पर, और स्वघोषित विश्वगुरु जो हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इससे बड़ा कूटनीति का, फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का और कोई फेलियर हो सकता है? लेकिन मोदी जी की ओर से सिर्फ और सिर्फ सुई टपक सन्नाटा सुनाई देगा। लेकिन 14 जून को अमेरिका के सेना दिवस के समारोह में हमने बड़ा चेक किया, हमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर कहीं भी दिखाई नहीं दिए, वो वहां थे ही नहीं। और फिर अमेरिका ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने तो जनरल असीम मुनीर को बुलाया ही नहीं था, और यह खबर बिल्कुल गलत है कि उन्हें अमेरिका की तरफ से कोई न्योता दिया गया है। अब भारत में जयराम रमेश की ट्रोलिंग हो रही है, और बीजेपी के नेता उनसे पूछ रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाने के लिए वो माफ़ी कब मांगेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले G7 की बैठक जो कनाडा में होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी के न्योते को लेकर भी इससे पहले जयराम रमेश ने एक अफवाह फैलाई थी। उन्होंने कहा था कि G7 की बैठक में भारत के प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया है, उनको निमंत्रण न मिलना भारत की कूटनीतिक विफलता है, विदेश नीति की एक बहुत बड़ी विफलता है। यह खबर भी गलत निकली। सच यह है कि G7 की बैठक के लिए प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिला है, और प्रधानमंत्री इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए ही अभी निकले हैं। इस समय साइप्रस में हैं और बाद में वो कनाडा जाएंगे, G7 की बैठक में शामिल होंगे। असल में प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते कांग्रेस पार्टी भारत का ही विरोध करने लगी है।
अब इस फेक न्यूज़ के आधार पर कि पाकिस्तान के जनरल को अमेरिका में बुलाया गया है सेना दिवस के मौके पर, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत के सांसदों के जितने भी डेलीगेशंस गए थे दुनिया में हमारी बात रखने के लिए, वो सब फेल हो गए, वो सब अपना काम नहीं कर पाए। ये भारत की बहुत बड़ी हार है। जबकि वो ये भूल गए कि इन डेलीगेशंस में कांग्रेस के नेता भी गए थे। कांग्रेस वो पार्टी है जो न जाने कितने पत्रकारों पर फेक न्यूज़ फैलाने के झूठे आरोप लगाकर अब तक उनके खिलाफ एफआईआर कर चुकी है, और अब उसी कांग्रेस पार्टी के महासचिव पर फेक न्यूज़ फैलाकर भारत को बदनाम करने के आरोप लग रहे हैं। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि अब समय आ गया है जब कांग्रेस पार्टी को इस घटना से सीख लेकर अपना भी एक आत्मविश्लेषण जरूर करना चाहिए। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। यह ब्रेक होगा 3 मिनट का। आप 3 मिनट आराम कीजिए, रिलैक्स कीजिए, और 3 मिनट के बाद हम दोबारा मिलते हैं। कौन है जो देश की वायरिंग को सेफ बनाता है? कौन है जो देश की वायरिंग को इको फ्रेंडली बनाता है? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभारंभ। इसलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देते आ रहे हैं हर नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212 पर। पापा घर तो बहुत सुंदर बनने वाला है, और अंदर से मजबूत भी, बिल्कुल एक फौजी की तरह जो फैमिली को रखे सेफ। पर भैया घर पे आर्मी थोड़ी लगेगी। आर्मी नहीं, टफकॉन TMT। देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन TMT। एक ही बात है, टफकॉन TMT। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। Become a proud Prestigian. Pursue BBA and MBA at PIMR Indore. Get 100% placement support. Industry-focused curriculum. Shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। Start successful legal career with Prestige, offering LLB and LLM with expert faculty and practical exposure, shaping leaders since 1994. Join PIMR Indore. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Squad 1, clear to space transition. Roger. Engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित वायर। अब हम जल्दी से आपको यह बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनियों में से एक बोइंग के बुरे दिन कैसे चल रहे हैं। 12 जून को अहमदाबाद में बोइंग ड्रीमलाइनर हादसे के बाद एक पूरी की पूरी लॉबी एक्टिव हो गई है, जो इस गलती के लिए इस विमान के पायलट को ही जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है। और इस लॉबी जो है ये लॉबी इतनी जल्दबाजी में है कि हादसे की जांच रिपोर्ट का इंतजार करने से पहले ही ये खुद जज बन गए हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मानो प्लेन क्रैश में बोइंग के विमान की कोई गलती नहीं थी और क्रैश की असली वजह या तो पायलट
की गलती थी या फिर भारत में सिविल एविएशन के मौजूदा स्टैंडर्ड्स ही खराब हैं। पिछले 36 घंटों में बोइंग के विमानों से जुड़े 2 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें तकनीकी गड़बड़ी की वजह से विमान वापस एयरपोर्ट पर लैंड होने के लिए मजबूर हो गए। लंदन में 15 जून को ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट लंदन से चेन्नई आ रही थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से इस फ्लाइट को वापस लंदन के एक एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा। इसी तरह एयर इंडिया की एक और फ्लाइट AI 315 आज सुबह हांगकांग से रवाना होकर दोपहर तक दिल्ली पहुंचने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ के थोड़ी देर के बाद ही तकनीकी खराबी की वजह से यह विमान भी यू टर्न लेकर वापस हांगकांग में लैंड कर गया। यह भी बोइंग का ड्रीमलाइनर 787 विमान था। 2 अलग अलग एयरलाइंस के बोइंग ड्रीमलाइनर विमानों के एक ही मॉडल में तकनीकी गड़बड़ी सामने आई है। इस बीच 12 जून को अहमदाबाद में बोइंग विमान के हादसे के बाद ड्रीमलाइनर 787 मॉडल में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होने के दावे किए गए हैं, लेकिन अहमदाबाद की दुर्घटना के बाद अचानक दुष्प्रचार करने वाली एक नई लॉबी सामने आ गई है। ये वो एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो अपने आप को तथाकथित पायलट्स बताते हैं, जो बोइंग के पक्ष में भारत को लेकर नकारात्मक बयानबाजी कर रहे हैं, और ये सब मिलकर क्रैश हुए विमान के भारतीय पायलट्स और भारत की कंडीशंस को ही दोष दे रहे हैं। ये ऐसे एक्सपर्ट हैं जो हर दिन सोशल मीडिया पर नई नई थ्योरीज गढ़ते हैं, और इनकी कोशिश है कि किसी भी तरह से पूरे मामले की जांच सामने आने से पहले ही बोइंग को क्लीन चिट मिल जाए। गलती सिर्फ इतनी नहीं है कि ये लोग बोइंग की ढाल बन रहे हैं। हमारे ही देश के कई न्यूज चैनल्स बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसे कई तथाकथित एक्सपर्ट्स को अपना मंच दे रहे हैं। बोइंग कंपनी पर लगे गंभीर आरोपों के बीच अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड की एक टीम भी अहमदाबाद पहुंची है, और ये वहां की अमेरिका की एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है जो इस तरह के हादसों की जांच करती है। NTSB सहित कई और एजेंसियां विमान हादसे की जांच में भारतीय एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की मदद अब करेंगी। तो आपको जिन लोगों से सावधान रहना है वो हैं स्वयंभू सिविल एविएशन एक्सपर्ट, जो यूट्यूब पर आकर या अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पर जाकर अब अपना ज्ञान दे रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे लोग अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान के पायलट को दोष दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, और आपको भी जब आप इस तरह के कंटेंट को देखें तो आपको बहुत सावधान रहना होगा, और ये भी देखना होगा कि हो सकता है कि बोइंग जैसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस प्रकार के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, इस प्रकार के तथाकथित एक्सपर्ट्स को या तो कुछ पैसा देती होंगी या उन्हें कहती होंगी कि वो हर प्रकार से उनका बचाव करें। तो इसलिए ये असल में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का ज़माना है। आप देख तो लेते हैं कुछ भी यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि जिसे आप देख रहे हैं उसका रिमोट कंट्रोल किसके पास है। इसलिए जब भी इस प्रकार का कोई कंटेंट देखें जहां कोई व्यक्ति आपको अपनी राय दे रहा है, कोई यूट्यूबर आपको अपना ज्ञान दे रहा है, हमेशा ये ज़रूर सोचें कि हो सकता है कि इसका रिमोट कंट्रोल किसी और के पास हो। एक बात और, बोइंग को लेकर बोइंग कंपनी में ही काम करने वाले कुछ पूर्व कर्मचारियों ने यह बात कही है कि बोइंग जिस तरह के विमान बना रहा था उसमें कई विमान सब स्टैंडर्ड थे, यानी उनमें गुणवत्ता में कमी थी, और यह सब पैसा बचाने के लिए किया जा रहा था। और जो कुछ सब स्टैंडर्ड विमान बनाए गए थे, हो सकता है उसी बैच के कुछ विमान एयर इंडिया के पास भी आ गए हों। ये आरोप हैं बहुत गंभीर। इस पर हमारी टीम जांच कर रही है, और हम आने वाले दिनों में आपको इन आरोपों की जांच करने के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाएंगे। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस दुनिया में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, लेकिन किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। नमस्कार। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।